नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डे 30 में। 28 जून आज की तारीख है और आज का जो टर्म होता है, हिस्ट्री का टर्म होता है। हिस्ट्री में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को हम डिस्कस करेंगे। गला बहुत ज़्यादा खराब है, आवाज़ थोड़ी-सी गड़बड़ आएगी और मैं किसी तरीके से इस सेशन को ले रहा हूँ, तो इस असुविधा के लिए थोड़ा-सा खेद है। और जुलाई का आप लोग सब्सक्रिप्शन जिनको करना है, वो कर लीजिए। और क्योंकि अब कुछ लोगों ने कर लिया है, तो अब खैर ठीक है, जिनको करना है उसको कर लीजिए बस। बाकी जिन लोगों को सफलता जॉइन करना है और उनके साथ कुछ पैसे की दिक्कत आ रही है और वो स्टेप बाय स्टेप देना चाहते हैं, वाक़ई जिनके पास दिक्कत है, मुझे पर्सनली मैसेज करें। जो बहुत थोड़ा बहुत उनके पास है, क्या है, वो हम वहाँ पे बात करेंगे, अगर संभव होगा, क्योंकि इस ऐप में मैं ऐसे डायरेक्टली जोड़ नहीं सकता, ये मेरी समस्या है। तो ऐप में जोड़ना मुश्किल होता है, पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो सिस्टम वही होता है, जो कंपनीज़ सुविधाएँ देती हैं, उस वो आपको ये राइट नहीं देती। हम मालिक हैं ऐप के, लेकिन ये मतलब किसी की सुविधा लेनी पड़ती है। तो वो लोग हमको पर्सनली मैसेज करें, जो भी 10, 15, 20 लोग हों इनमें से, आगे आएँ, शर्माएँ ना। और डॉक्टर से कुछ छुपाया नहीं जाता। और अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं, तो मेरे पास आएँ। कार्यक्रम बेशक डेली 30 जैसा है, वैसा ही इससे भी आप उसको कंपेयर ना करिए, वो अलग कार्यक्रम है, ये अलग कार्यक्रम है, लेकिन अच्छा कार्यक्रम है, सफलता 2021। आप अगर उसमें पैसे के कारण एडमिशन नहीं पा रहे हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करिए, ग्रुप में मत करिएगा और मुझे बताइए, है ना? जितना संभव हो पाएगा मैं मदद करूँगा, जब नहीं हो पाएगा तो देखा जाएगा। तो इसमें हम 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पे और बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे आज के टॉपिक पे। पहला है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में निम्नलिखित में से किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? शुरुआत वहीं से होती है, जैसे वो राजा राम मोहन राय और सारे प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। उस समय की जो आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, वो सब मिलेगा। रैंडमली क्वेश्चन रखना इसलिए ठीक होता है कि आपका दिमाग थोड़ा-सा और अच्छा हो। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी या किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे। ये इन्होंने प्रार्थना जैसे ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अब दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में मुख्य रूप से जस्टिस महादेव रानडे थे और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कहानी ये है कि ब्रह्म समाजियों के विपरीत प्रार्थना समाज के सदस्य अपने को हिंदू मानते थे। प्रार्थना समाज भी था उस समय। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र में तुकाराम और गुरु रामदास जैसे महान संतों की परंपरा के अनुयायी थे। और प्रार्थना समाजियों ने अपना मुख्य ध्यान हिंदुओं में समाज सुधार के कार्यों जैसे सहभोज, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, अछूतोद्धार आदि से में लगाया। और प्रार्थना समाज ने बहुत से समाज सुधारकों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें जस्टिस महादेव गोविंद रानडे भी थे। तो मुख्य रूप से जस्टिस महादेव गोविंद रानडे के प्रयत्न से प्रार्थना समाज की ओर से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण शिक्षा समिति, जैसी लोकोपकारी संस्थाओं की स्थापना भी की गई। ऐसी व्याख्या आप देख लिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? तो इसमें केशव चंद्र सेन थे, चंद्रावकर थे, ज्योतिबा फूले इसमें नहीं थे, आत्माराम पांडुरंग जो थे ये थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, है ना? आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे, आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावकर ये मिलकर, ये मुख्य रूप से लोग थे, इन लोगों ने मिलकर की थी। और जी आर भंडारकर जो थे इसके अग्रणी नेताओं में से थे। ठीक है? ये लोग करते क्या थे? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, यही उस समय बहुत बड़ी समस्याएं थी। आज भी ये समस्याएं व्याप्त है। परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1849 में इसकी स्थापना उन्होंने की थी और इस मंडली ने गुप्त रूप से गतिविधियों का संचालन किया था। कभी पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में वेदांत सोसाइटी का गठन कहाँ किया था? तो ये गठन इन्होंने न्यूयॉर्क में किया था। वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद, न्यूयॉर्क में गठन इन्होंने किया था। वर्ष भी याद रखिएगा, 1896। ठीक है? तो और इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने 2 पत्रिकाएँ निकाली थी। एक प्रबुद्ध भारत था अंग्रेजी में और उद्बोधन था बंगाली में। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? अब ये प्रबुद्ध भारत को कन्फ्यूज़ आप मत कीजिएगा, किससे? एक कोई पत्रिका ऐसा बताइए जिसमें भारत आता हो और उससे कन्फ्यूज़न हो।
अगर वो पत्रिका, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, और ये स्वामी विवेकानंद के नाम से पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का जो प्रकाशन था वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। और इन्होंने प्रबुद्ध भारत किस भाषा में, तो प्रबुद्ध नाम तो हिंदी में था लेकिन ये अंग्रेजी में थी। मतलब नाम तो प्रबुद्ध भारत है लेकिन ये अंग्रेजी में पत्रिका थी, और उद्बोधन बंगाली में थी। अगला जो प्रश्न है, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो नहीं होगा, शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से अवगत कराया। वहां जाने से पूर्व किसने सुझाव दिया था कि नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा? किसके सुझाव पर रखा था? तो खेतड़ी के महाराजा थे, उनके सुझाव पर नरेंद्र नाथ की जगह पे इन्होंने नाम अपना स्वामी विवेकानंद रखा था। ये ध्यान रखिएगा, जब वहां जा रहे थे 1893 में, उसके पहले की बात है। और स्वामी जी ने ऐसे धर्म में अपनी आस्था को नकारा जो किसी विधवा के आंसू न पोंछ सके और किसी अनाथ को रोटी न दे सके। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ये किसके बारे में है। बाकी उन्होंने धर्म सभा को संबोधित किया था, सब पता ही है भाइयों और बहनों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन जो इनके गुरु थे उनके नाम पर इन्होंने स्थापित किया था स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, 1897 में किया था। और उद्देश्य इसका क्या था? ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखे, उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सके, है ना, जो संतप्त दुखी पीड़ित मानव जाति है उसकी हेल्प कर सके। अच्छा, आप लोगों को कई बार लगता होगा मेरा गला अक्सर क्यों खराब रहता है? मेरा गला इसलिए खराब रहता है कि जितना आप लोग देखते हैं इससे कई गुना ज्यादा मेरे पास काम रहते हैं। मेरे पास कई गवर्नमेंट कोचिंग के काम है, ठीक है, कई मेरे पास अलग अलग संस्थाओं के काम हैं जो मैं करता हूँ, ठीक है। और मेरी डेली की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग 7-8 घंटे की होती है, या आधे घंटे 2-4 घंटे। कोर्स जो लोग ज्वाइन करते हैं वो थोड़ा देखते हैं कि हाँ उसमें भी मैं आता हूँ, तो गले पे ज्यादा जोर पड़ता है। और मैं बहुत एलर्जिक व्यक्ति हूँ, मुझे एलर्जी बहुत जल्दी होती है। तो जरा सा ठंडा गर्म कुछ हुआ, आइसक्रीम खाए कई साल हो गए हैं मुझे, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक तो सपने में भी नहीं सोच सकता, तब भी गला गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बार बार जो 15-20 दिन पर एक बार आप देखते हैं हो जाता है, तो इसमें बहुत आश्चर्य मत माना करिए, हो जाता है। गले में खूब दर्द होता है, बहुत दर्द हो रहा है इस समय, विटामिन सी चूस चूस के किसी तरीके से काम चल रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति की सहायता से बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना की? तो स्कूलों की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो की थी, वो किस अंग्रेज व्यक्ति की सहायता से? तो ये वेंथम की सहायता से की थी। इसका सही उत्तर वेंथम है। 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून इन्हीं के प्रयासों से पास हो सका था, और वेंथम की सहायता से इन्होंने क्या किया था, बालिकाओं के लिए स्कूल खोले थे। अगला जो प्रश्न है, बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना वैताल पंचविंशति के लेखक कौन है? वैताल पचीसी। तो वैताल पचीसी के लेखक स्वामी जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वैताल पचीसी जो है ये बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 1848 में इन्होंने बांग्ला भाषा में इसको लिखा था। और मेट्रोपॉलिटन विद्यालय सहित अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना भी इन्होंने कराई थी। समाज सुधारक थे, शिक्षा शास्त्री थे, स्वाधीनता सेनानी थे, ये सब तो है ही है। और साथ में इन्होंने दलितों के संरक्षक के तौर पर भी इनको जाना जाता है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, विधवा विवाह पर जोर दिया, खुद भी एक विधवा से शादी की थी। 1829 में कानूनी तौर पर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। तो प्रतिबंधित किया गया उसमें कैसे? तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को 1829। तो एक एक चीजें इसमें ये इंपॉर्टेंट है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन डिस्पेंसेशन 1868 की स्थापना, 1868 की बात है ये, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, केशव चंद्र सेन के द्वारा। और केशव चंद्र सेन सामाजिक और शैक्षिक विकास में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, केशव चंद्र सेन ने। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना इन्होंने की थी। और फिर 1884 में ये नहीं रहे, तो ये दोनों याद रखिएगा, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये 1868 और 70 की स्थापना इन्होंने की थी, मतलब ये सन है जब स्थापित हुए थे। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुई? आंसर दीजिए आप लोग, जैसे प्रश्न तो आपको पता है। तो साधारण, जब साधारण लगा होगा तो सा से साधारण और सा से शिवनाथ शास्त्री,
तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में यह स्थापना हुई थी। केशव चंद्र सेन का विधान दैवी संहार विधि, आवेश, साकार ब्रह्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा और साधु समागम, संतों धर्मगुरुओं से आध्यात्मिक सहयोग पर विशेष बल देना, ब्रह्म समाजियों के लिए एक दल विशेष को जो नितांत तर्कवादी एवं कट्टर विधानवादी था, उनको अच्छा नहीं लगा। और ये जो मतलब इसके कारण से, और साथ में केशव चंद्र की पुत्री के कूच बिहार के महाराजा के साथ विवाह विषय जो मतभेद हुए थे, ये खुद विरोधी अपने को बताते थे, प्रचार प्रसार ऐसा करते थे, और खुद अपनी लड़की की शादी और लड़की से कई गुना बड़े उम्र के महाराज ये थे कूच बिहार के, उनसे कर दी, बाल विवाह भी था वो। तो ऐसे में ये जब विवाद हुआ तो शिवनाथ शास्त्री इनसे अलग हो गए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है, आदि ब्रह्म समाज व भारतीय ब्रह्म समाज का गठन कब हुआ था? तो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज का गठन 1800 कब हुआ था? 66 में हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आदि ब्रह्म समाज किसका? देवेंद्रनाथ टैगोर का। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का। तो ये गठन जो हुआ था, ये ब्रह्म समाज का आधिकारिक विभाजन हुआ था, है ना? ये दोनों लोग थे ब्रह्म समाज में, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो दोनों लोगों ने क्या किया, जब इनके में बैठी नहीं तो इन्होंने आदि और भारतीय, तो साधारण तो शिवनाथ का हो जाएगा, भारतीय केशव का हो जाएगा, केशव चंद्र सेन का, और आदि जो है ये देवेंद्र का हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर का। 1866 में इन्होंने इसको विभाजित करके ऐसे बना दिया था। ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन ने 1856 में प्रवेश किया, जिससे इसका प्रसार बंगाल के बाहर हो सका। कोई दो राय नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सका था। केशवचंद्र सेन ने ही आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की सलाह सलाह दी थी कि वे सत्यार्थ प्रकाश की रचना संस्कृत में करें। तो केशवचंद्र सेन के समकालीन ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उनको इन्होंने सलाह दी थी कि वो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना करें वो संस्कृत नहीं, हिंदी में करें, जिससे कि सब लोग उसको पढ़ के समझ सके। संस्कृत सब लोग नहीं समझ सकते थे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ब्रह्म समाज में केशवचंद्र सेन ने 1856 में प्रवेश किया, जिससे इसका प्रसार बंगाल के बाहर हो सका, है ना? और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सलाह भी इन्होंने दी कि वो हिंदी में रचना करें। अगला जो प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बताना है, सत्य है कि असत्य है, सत्य कथन आपको बताने हैं। तो वे एक ईश्वरवादी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिटिश स्कूल उन्होंने खोले, पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, खोले ही थे। उन्होंने उपनिषदों को सच्चे हिंदूवाद का आधार माना, ये भी सही है। मूर्ति पूजा का आंशिक समर्थन, घोर विरोध किया था, घोर विरोध, समर्थन समर्थन तो छोड़ दीजिए, आंशिक वगैरह कुछ नहीं, खूब विरोध करते थे। तो एक दो तीन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजा राममोहन राय से था? आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ब्रह्मोपण। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ये दोनों तो आपको बिल्कुल क्लियर पता है ना, तो यही दोनों सही भी है। कभी ऐसा ना सोचा करिए कि नहीं ब्रह्मोपण दिया है, नहीं ये भी सही होगा, ऐसा नहीं। आपने अगर विश्वास के साथ पढ़ा है तो आपने सही पढ़ा है, पहला और दूसरा इसमें सही है। ब्रह्मोपण का संबंध इनसे नहीं था, ठीक है। तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है, और वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक थे, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता थे। बंगाल में नवजागरण के युग के पितामह थे। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ये स्थापित इन्होंने किया था। अगला जो प्रश्न है, आप लोगों के लिए प्रश्न है, ब्रह्मपर्णो क्या है? ब्रह्मपर्णो के बारे में बताइएगा, वो क्या है? ब्रह्मोपण, ब्रह्मोपण, तो ब्रह्मोपण जो तीसरा ऑप्शन था, बताइएगा। और आधुनिक युग का सबसे विख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है, पहला स्टेटमेंट। सबसे विख्यात राजा राममोहन राय थे, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है, जनसाधारण के बीच राजनीतिक मुद्दों पर बहस की शुरुआत राजा राममोहन राय ने की थी, तो ये सही है। जनसाधारण के बीच पहले राजनीतिक मुद्दे आते ही नहीं थे, तो इन्होंने शुरू किया था, इसकी बहस की शुरुआत इन्होंने की थी। 19वीं शताब्दी में बंगाल में हुए सुधारों को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? ये प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। तो पुनर्जागरण काल की संज्ञा जो दी गई थी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी को दी गई थी। बंगाल में जो सुधार हुए उनको पुनर्जागरण काल की संज्ञा बंकिम चटर्जी ने दी थी। और विपिन चंद्र पाल भी 19वीं शताब्दी में बंगाल में सुधारों को पुनर्जागरण काल कहते थे। और विपिन चंद्र पाल और बंकिम चटर्जी दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हुई? राजा राममोहन राय की जो मृत्यु हुई, तो ये 1833 की बात है। 1833 में ब्रिस्टल में हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है ना? 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास स्टॉपलेटोन में मेनिंजाइटिस के कारण उनका देहांत हो गया था। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली भाषा
इन सब है ना, इसके जानकार थे। वेदों उपनिषदों के संस्कृत से हिंदी में इन्होंने अनुवाद किए थे। हर जगह मतलब उनका बहुत योग्य व्यक्ति थे। ठीक है। और एक प्रश्न ये भी यहाँ से बनता है कि 1830 में राजा राम मोहन राय पेंशन और भत्ते के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर यूनाइटेड किंगडम गए थे। वो वाला अकबर नहीं है, अकबर द्वितीय है। मध्यकाल में सबसे अधिक लोकप्रिय थे। ये प्रश्न यहाँ पे जबरदस्ती पड़ गया है, ये प्रश्न यहाँ होना नहीं चाहिए। तो भक्ति और सूफी विचारधारा थी, ये गलती से पड़ गया है, वो सेलेक्ट गलत हुआ है, कोई बात नहीं, एक प्रश्न तो ये है ना। तो प्राचीन काल में उपनिषद, बौद्ध, जैन, वज्रयान व तंत्रवाद में सामाजिक व धार्मिक सुधारों की परंपरा रही है, लेकिन मध्यकाल में भक्ति व सूफी विचारधारा की लोकप्रियता थी। हम लोग तो बिल्कुल आधुनिक में अब आ गए। चलिए फटाफट देखते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों को, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रोजेक्ट सीबर्ड के बारे में विचार करना है कि ये कौन से कथन इसके बारे में सही है। भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के पश्चिमी तट पर कारवार में नौसैनिक अड्डे का निर्माण करना। सी ऑप्शन करेक्ट, दोनों के दोनों यहाँ पर सही, याद करिएगा। प्रोजेक्ट सीवर्ड सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना, नौसैनिक अड्डे का निर्माण करना पश्चिमी तट पर। प्रश्न बनेगा पश्चिमी या पूर्वी तट पर। कारवार नौसैनिक अड्डा है ना, पश्चिमी तट पर भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा अगर ये परियोजना पूरी होती है। और स्वेज नहर के पूर्व में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा ये बन जाएगा। उसके पश्चिम में तो और है, लेकिन पूर्व में ये बन जाएगा। एमएसएमई दिवस 2021 की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार इस पर जोर दे रही है। की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, तो उनके लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए, उनके 27 जून को सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए ये जो एमएसएमई है, इनके इस दिवस का एक आयोजन किया जाता है। और इस बार की जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? रेबीज, रेबीज जान रहे हैं, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ऐसे और जानवर काटते हैं तो उन्हीं से रेबीज होता है। गोवा इससे मुक्त राज्य बन गया है और ये पहला राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन रेबीज चलाया गया था, एक चैरिटी है जिसे शुरू में वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विसेज द्वारा पहल के रूप में स्थापित किया गया था। और ये यूनाइटेड किंगडम स्थित एक चैरिटी समूह है जो जानवरों की सहायता करता है, जानवरों की सहायता। तो वन हेल्थ अप्रोच से के साथ काम करता है, जो कुत्ते के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी को खत्म करने के लिए अनुसंधान संचालित है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है। लगभग 150 देशों में ये मौजूद है। 99% योगदान जो रेबीज का संक्रमण है वो कुत्ते देते हैं। इसमें कुत्ता काट लेता है तो एंटी रेबीज लगती है ना। किस राज्य की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा सुधार के लिए साझेदारी की है? कौन सा राज्य है ऐसी साझेदारी करने वाला? 24 नंबर प्रश्न का सही से उत्तर दीजिए। तो ऐसा जो भागीदारी करने वाला राज्य है वह है उड़ीसा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूईपी, डब्ल्यूएफपी विश्व संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और उड़ीसा सरकार ने ये साझेदारी की है। जो डब्ल्यूएफपी है ये संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, ये याद रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख और सुरक्षा पर, खाद्य सुरक्षा पर, फूड सिक्योरिटी पर ध्यान देता है। स्कूली भोजन का सबसे बड़ा यह प्रदाता है। 1861 में रोम में इसको स्थापित किया गया था, वहीं पे मुख्यालय इसका है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला, जैसे कहीं भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उसमें भी हेल्प करता है, यहाँ पे खाना पीने की दिक्कत होती है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। हाँ नहीं खूब सही से देख लिया कीजिए। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा जो की गई उसमें उत्तर प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य, सही है। सूरत और इंदौर समग्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीतने वाले शहर। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार। और स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा 31 मई को की गई, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि ये घोषणा की गई है 25 जून को, है ना। अब ये स्टूपिड टाइप का प्रश्न है, ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे प्रश्न आपको खूब मिलते हैं, लेकिन ऐसी डेट याद करके आप क्या करेंगे? दिमाग को बिल्कुल दही बना देंगे ना, रायता फैल जाए। हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया, तो ये पहला स्टेटमेंट है। क्या किया है? तो पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है।
और ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। ये भी सही है। तो पिनाका डीआरडीओ के द्वारा निर्मित है और ये रॉकेट है। चांदीपुर से इसका इंटीग्रेटेड जो टेस्ट रेंज है वहां से परीक्षण किया गया। तो ये दोनों बातें सही हैं। उन्नत पिनाका रॉकेट सिस्टम की अगर बात करें तो ये HEMRL हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से पुणे स्थित जो ARDE है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा इसका उन्नत रेंज का संस्करण जो विकसित किया गया है और ये सिस्टम 45 किलोमीटर तक की दूरी पर रखे लक्ष्यों को साध सकता है, नष्ट कर सकता है। इताहत द्वार क्या है? बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इताहत द्वार, तो इताहत द्वार जो है ये IT अपीलीय प्राधिकरण का ई-फाइलिंग पोर्टल है। इताद का फुल फॉर्म है, इताद का फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल। इताद, इताद द्वार का मतलब है कि मतलब ये आपके दरवाजे पर, कहने का मतलब ये नवाचार और सशक्तिकरण को सक्षम करेगा और विकास के लिए नए रास्ते खोलेगा। ई फाइलिंग पोर्टल कामकाज में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाएगा, कागज के उपयोग को कम करेगा। इस तरीके की चीजें इसमें ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक है? क्वेश्चन किसी भी पेपर में छप चुका है, जो आप देने जा रहे हैं, तो 4 पेपर, उनमें किसी न किसी एक पेपर में आपको मिलेगा और ये है साजन प्रकाश। साजन प्रकाश जो है ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं, है ना। अभी रोम में क्या हुआ है, रोम में सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय निकालकर उन्होंने ये उपस्थिति दर्ज की है और क्वालिफिकेशन जो कट ऑफ था 56.48 सेकंड था। आप सोचिए, ऐसे कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन होता है। सोचिए, केरल से है ये, केरल से, और राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीत भी चुके हैं। तो डेली 30 आपको कैसा लगता है? लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। बाकी जुलाई में तो चलेगा ही, आगे हमको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खुद स्टाफ के उस पर खरा नहीं उतरा हूँ और ये एक बुरा फेज है डेली 30 के मामले में, और देखा जाएगा। बाकी जो लोग इसमें चाहते हैं आगे जुड़े रहना, तो वो लोग प्रोसेसिंग अपना कर लें। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है? तो यह है सर्बिया। यूरोपीय राष्ट्र सर्बिया, और उसने भारतीय जो बागवानी उपज है, तो हार्टिकल्चर जो प्रोडक्ट है हमारे के, जो हार्टिकल्चर प्रोड्यूस है, उसके लिए अपनी मार्केट को ओपन किया है। ठीक है। और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा है ना, तो उसने कहा कि भारत में उगाए जाने वाले अनार और प्याज के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जबकि आलू के निर्यात के लिए ये आवश्यक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आलू, प्याज, अनार, अनार के दानों के लिए ये पहुंच मिली है सरकार। किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? तो जहाँ पे मछली उछली मारी जाती होगी, व्यवसाय होगा। तो पश्चिम बंगाल में आपका ध्यान जा रहा होगा, नहीं सही है। केरल ने क्या किया है, एक सुरक्षा समिति का गठन किया है और मत्स्य विभाग ने ऐसा किया है वहाँ के। और ये समिति अध्ययन करेगी समुद्र में सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणाली से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको हल करेगी। और ये अवैध और अनियमित जो मछली पकड़ते हैं लोग, उनको भी अध्ययन करेगी, जिससे कि उस पर रोक लगाई जा सके। थैंक यू सो मच।